Hey guys, welcome to Base Leela. This is Expert Serum Complete Course, लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करने वाले हैं सब और नॉइस ऑसिलेटर के बारे में। तो भाई वीडियो को पूरा देखना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, हम फटाफट से आंसर कर देंगे। तो चलो मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस शुरू करते हैं। सीरम आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा और आज हम बात करने वाले हैं सब ऑसिलेटर और नॉइस ऑसिलेटर के बारे में। तो कल का सेशन आपने देखा ही होगा, इसमें हमने ऑसिलेटर ए और ऑसिलेटर बी एक्सप्लेन करा था। उसमें हमने ऑसिलेटर ए का एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करा था। और जिसने भी नहीं देखा है और सबसे पहले जाके ऑसिलेटर की वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आएगा कि एक बेसिक ऑसिलेटर काम कैसे कर रहा है हमारा ये ऑसिलेटर ए और ऑसिलेटर बी। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो बात करते हैं कि ये सब ऑसिलेटर है क्या। तो गाइस जैसे ऑसिलेटर्स देखे थे हमने, वो साउंड जनरेट करते हैं, ऐसी सब और नॉइस भी साउंड जनरेट करते हैं। और आज हम बात करेंगे सब और नॉइस ऑसिलेटर की। तो ये भी एक ऑसिलेटर ही है, बस दो डिफरेंट नाम है इनके और दो थोड़े से डिफरेंट काम है। तो सब ऑसिलेटर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है ऑसिलेटर्स का। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ऑन हो जाता है और इस पर क्लिक करें तो ऑफ हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ वेव फॉर्म दिख रही होंगी जिनके कुछ नाम भी, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो साइन, राउंड रेक्ट, ट्राइंगल, सॉ, स्क्वायर एंड पल्स। तो साइन तो आपको पता ही है, एक बिल्कुल जो क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म होती है वो है। पर जैसे राउंड रेक्ट है वो भी एक साइन वेव ही है, बस उसमें थोड़े से एडिड हार्मोनिक्स हैं, थोड़ी एनालॉगिश साउंड करती है वो। फिर ट्राइंगल होती है और ऐसे सॉ होती है। तो इनसे आप डिफरेंट साउंड जनरेट कर सकते हो। देखो ये भी साइन है बट इसमें हल्का सा कुछ अलग सा साउंड, अलग सा टच है। तो अलग अलग साउंड कर रही हैं। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं कि ऑसिलेटर ए और इनके ऊपर कई बार हमें लेयर करना होता है, तब हम यूज करते हैं इसको। मोस्टली इसको बेस के लिए यूज करा जाता है मोस्टली, बाकी आप क्रिएटिव वे से कर सकते हो, तभी इस ऑसिलेटर का नाम सब दे रखा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर, ये डायरेक्ट आउट। ये डायरेक्ट आउट क्या है? तो अगर आप कोई भी ऑसिलेटर यूज करते हो ना, जैसे सपोज आप ए यूज कर रहे हो और आप इससे आपने ये साउंड प्ले करी और आप इसके अंदर इफेक्ट सेक्शन होता है, हम इसमें आएंगे, डेडिकेटेडली एक वीडियो होगी इसके बारे में। बट अभी जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के लिए, और मे भी मैंने यहाँ पे एक रिवर्ब को यूनिट यूज़ करा, मैं अपने साउंड पे रिवर्ब लगा दी। तो अब क्या हो रहा है, मेरी साउंड जो है वो यहाँ से हमारे एफएक्स चैनल में जा रही है और एफएक्स चैनल होने के बाद हमारे मास्टर पे जा रही है और हम सुन पा रहे हैं साउंड को। और बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करेगा हमारा सब ऑसिलेटर भी। एक बार सुन के देखते हैं। जैसे आप सुन ही रहे होगे कि हमारे सब ऑसिलेटर की ऑडियो पे भी रिवर्ब लग गई, क्योंकि अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ से सब से ऑडियो जा रही है एफएक्स पे और एफएक्स से उस पर जितना भी इफेक्ट हुआ उस पर इफेक्ट लगा, उसके बाद वो जा रही है हमारे मास्टर पे और हम उसको सुन पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो इस चीज़ को बाईपास करना और आप चाहते हो डायरेक्ट आपकी साउंड आपके मास्टर पे जाए और कोई भी इफेक्ट ना लगे उसके ऊपर, जो हम जनरली चाहते हैं कि हमारी बेस जो है क्लीन साउंड करे, तो हम डायरेक्ट आउट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो देखो जैसे ही मैं डायरेक्ट आउट ऑन कर देता हूँ तो कोई रिवर्ब नहीं है, बट जैसे डायरेक्ट आउट ऑफ करूंगा तो हमारी साउंड पे वो रिवर्ब लगने लग गई। तो आप इसको यूज करके अपने एफएक्स रैक को एलिमिनेट कर सकते हो कि उस पर लगेगा ही नहीं, वो बाईपास कर जाएगा बेसिकली और डायरेक्ट मास्टर पे साउंड चली जाएगी। तो अब ऑक्टेव क्या करता है, हमारी साउंड को 12 सेमी टोन ऊपर लेके चले जाता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सी पे प्ले कर रहा हूँ तो जब मैं इसको 1 ऑक्टेव ऊपर डालूंगा तो इनपुट तो मैं सी का ही दूंगा, बट जो आउटपुट आ रहा होगा वो 12 नोट्स ऊपर, मतलब एक ऑक्टेव ऊपर का आ रहा होगा। जैसे सुन के देखते हैं एक बार इसको। तो आप इससे ऑक्टेव स्विच कर सकते हो। फिर आपका इसमें पैन बटन है। पैन बटन आपको पता ही है, लेफ्ट और राइट, और अगर सेंटर में है तो बिल्कुल सेंटर में आएगी साउंड। तो नेक्स्ट नॉब जो है वो लेवल नॉब है और लेवल नॉब का काम है कि वॉल्यूम को कम या ज्यादा करना। आप इससे अपने सब ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड या वॉल्यूम ऑल्टर कर सकते हो। तो अब आपको सब ऑसिलेटर समझ में आ गए। बेसिकली ये ऑसिलेटर ए जैसा ही है बट काफ़ी सिंपल है और लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें करने के लिए। तो हम बात करते हैं अपने नए नॉइस ऑसिलेटर की। तो अगर आप उसमें आपको डायरेक्ट आउट तो फंडा समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सब में डिस्कस करा।
बट इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी शेप्स ही नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ए में भी शेप थी, सब वाले ऑसिलेटर में भी शेप थी, बट इसमें शेप नहीं है। ये काइंड ऑफ ना एक जिसके अंदर ये खुद कोई साउंड जनरेट नहीं करता, इसके अंदर हमें सैम्पल लोड करना पड़ेगा और उसको लेके वो साउंड जनरेट करेगा। तो बेसिकली ये ऑडियो फाइल्स को लेता है, तो आप इसमें वेव और MP3 फाइल्स जो है वो लोड कर सकते हो, और आप खुद के भी सैम्पल्स इसमें लोड कर सकते हो। जैसे आपको कोई गाना अच्छा लगा, पूरा का पूरा गाना तक लोड कर सकते हो इसके अंदर, और ये काफ़ी हाई क्वालिटी तक मेंटेन कर लेता है और काफ़ी अच्छा, मतलब सीरम इसीलिए थोड़ा CPU एक्सटेंसिव भी है कि उसमें आप बहुत हैवी और अच्छे क्वालिटी के सैम्पल लोड कर सकते हो। तो हम इसमें एक सैम्पल लोड करके देखते हैं और सुनते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसके अंदर ना आप कोई भी साउंड को सिलेक्ट कर सकते हो जो इसके अंदर ऑलरेडी दे रखी है, बट अभी हम एग्जांपल के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑन कर रहे हैं और कोई अपने डॉ से सैम्पल उठा रहे हैं जो कि कुछ इस तरह साउंड करता है, और अभी हम इसको ड्रैग करके ला रहे हैं अपने सीरम के अंदर। और देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो हमारा सैम्पल B आ गया। तो अब हमने सैम्पल लोड कर लिया, और जैसे मैं देखो इसको कीबोर्ड पे प्ले करता हूँ, इसका लेवल थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, तो आप नोटिस कर रहे होगे वही एग्जैक्ट सेम सैम्पल जो भी थोड़ी देर पहले मैंने डॉ में प्ले करा था, ये वाला, अब ये मेरे सीरम के थ्रू प्ले हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं ये सबसे पहला ये जो बटन है वन शॉट, ये क्या करता है। तो अगर मैं सैम्पल को प्ले करूं तो देख रहे हो मैंने नोट प्रेस करी हुई है और वो सैम्पल को बार बार लूप पे प्ले करे जा रहा है। तो क्या होगा, मेरा सैम्पल जस्ट वन टाइम ट्रिगर होगा और उसके बाद वो साउंड डेड हो जाएगी, लूपिंग नहीं हो रही बेसिकली। तो अगर आप इस बटन को ऑफ कर देते हो तो आपका जो भी सैम्पल है वो बार बार सीरम उसको लूप करता रहेगा, और अगर आप ऑन रखते हो तो आपकी लूपिंग होना बंद हो जाएगी। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, पिच ट्रैकिंग। तो अगर आप इसको डिसेबल रखते हो तो क्या होगा, जैसे मैं देखो C नोट हिट करता हूँ, अब C शार्प हिट कर रहा हूँ, अब D हिट कर रहा हूँ, D शार्प हिट कर रहा हूँ, पूरे पियानो रोल में एक ही सी साउंड आ रही है। तो इसमें मतलब कहीं पे भी आप कोई भी नोट प्ले करोगे बट जो सैम्पल है वो सेम एग्जैक्ट प्ले हो रहा है। बट अगर हम इसको एनेबल कर देते हैं तो देखो मैं C नोट प्ले करता हूँ तो एक डिफरेंट पिच पे वो सैम्पल प्ले हो रहा है, और अगर मैं कोई भी और नोट प्ले करता हूँ तो बेसिकली वो अपने पिच को ऑल्टर कर रहा है जो भी हम उसको कीबोर्ड से सिग्नल भेज रहे हैं। तो अब ये पूरे पियानो के अंदर स्प्रेड हो गया है, और अब ये पूरे पियानो को एज अ मतलब उसको अब C D E F हर एक नोट पे प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने सैम्पल B लोड करा हुआ है, तो सैम्पल B बेसिकली B नोट में प्ले होता है, मतलब जो ये सैम्पल है ये B नोट में। तो आपने भी देखा होगा आपके कई सैम्पल्स होते होंगे जिनमें नोट्स लिखे होते हैं। तो अब जब हम इसको C पे प्ले कर रहे हैं तो हम नोट क्या प्ले कर रहे हैं C, पर वहाँ पे क्या दिख रहा है B। तो हमें बेसिकली इसको ट्यून करना पड़ता है। ऐसे ही हम कभी भी अगर अपने डॉ के अंदर सिंपलर या सैम्पलर डालते हैं तो हमें इसे ट्यून करना पड़ता है। तो इवन FL यूजर को भी अपने सैम्पल्स को ट्यून करना पड़ता है। सब यूजर्स को सब डॉ में आपको ट्यून करना पड़ता है, क्योंकि डॉ नहीं समझता, वो सोचता है कि अच्छा ये C नोट ही बज रहा होगा। तो इसको ट्यून करना है तो ये B नोट में तो हमें C करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक सेमीटोन ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम इसको एक सेमीटोन ऊपर ले जाएंगे, पिच नॉब से बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या है, जब हम C प्ले करेंगे तो ये C ही प्ले होगा, D प्ले करेंगे तो D प्ले होगा, एंड B प्ले करेंगे तो B प्ले होगा। तो बेसिकली ये पिच नॉब आप उस सैम्पल के पिच भी छेड़ सकते हो, या फिर आप ट्यून करने के लिए काफ़ी यूजफुल है ये नॉइस ऑसिलेटर या फिर सैम्पलर के अंदर, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब अगर आपको सिर्फ इसके खेलना है तो आप कुछ भी खेल सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू अचीव डिफरेंट साउंड। जैसे पिच के साथ कुछ भी बना सकते हो आप। तो अब हम दूसरा सैंपल लोड करेंगे अपने कंप्यूटर में से। तो अब हम समझेंगे फेज क्या होता है और फेज रैंडम क्या होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, तो हम वो एग्जांपल लोड करेंगे अपने कंप्यूटर से। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डॉ से ही लोड कर सकते हो साउंड, आप अपने कंप्यूटर में कहीं से भी फाइल को लेके लोड कर सकते हो। तो अब हमने एक वोकल चॉप लोड करा है, तो अब उसको सुन के देखते हैं। तो जैसे ही मैं C नोट प्ले कर रहा हूँ तो वो हमारे सैंपल को ट्रिगर कर दिया और वो प्ले होना शुरू हो गया। तो ये फेज वाली नॉब क्या करती है, अब आपका सैंपल कहाँ से प्ले होना शुरू हो। तो बेसिकली अगर ये हमारा एक ऑडियो फाइल है, एक वेव फॉर्म है जो इस तरीके से दिख रही है, तो फेज जो है वो हमें सिलेक्ट करने को दे रहा है कि आप इस पॉइंट से करना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो इस पॉइंट से प्ले करना चाहते हो, या फिर मैं इसमें कलर चेंज करके देखते हैं, आप इस पॉइंट से करना चाहते हो, इस पॉइंट से आप पॉइंट्स चूज कर सकते हो कि सैंपल इधर से स्टार्ट हो। तो अब हम देखते हैं, सुनते हैं इसको।
देखो अगर मैं पूरा सैम्पल प्ले करूं फेस को 0% पे रख के, बट अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट छेड़ूं तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है हर बार जब मैं नोट ट्रिगर कर रहा हूँ। तो बेसिकली उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करा है, जैसे कार्तिक ने अभी तो वो बताया। अलग अलग, जैसे हमने ग्रीन पॉइंट्स बनाए हैं वहाँ पे वेव फॉर्म में, उस तरीके से वो अलग 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 पॉइंट्स पे प्ले कर रहा है। और अब हम बात करते हैं कि ये रैंडम नॉब क्या है। तो रैंडम नॉब में भी बेसिकली यही हो रहा है कि आपने जब अपना पॉइंट सेट करा, लेट्स से जैसे हमने यहाँ पे कुछ 40% के करीब सेट करा है, तो ये मान लो हमारा 40% है यहाँ पे ये डॉट। तो अब 40% से जितना भी हम रैंडम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेगा कितना पोर्शन प्ले होगा। तो अगर हम 40% पे अपना फेस सेट कर लिया तो रैंडम करेगा। जैसे हमने रैंडम मान लो अभी 20% बढ़ाया तो 20% मतलब वो इसके अंदर खेलेगा। अगर हमने उसको एग्जैक्ट 100% कर दिया तो इस पॉइंट से लेके जितना भी सैंपल एंड तक 100% जितना भी सैंपल बचा है वो इसके अंदर कहीं से भी फेस को सिलेक्ट कर लेगा, या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। तो बेसिकली वो फेस वाले पॉइंट के आगे एक रेंज बना रहा है, हाँ। जिसके बीच में वो रैंडमली अगर हम हर बार नोट प्ले करेंगे तो एक डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट चूज हो जाएगा, क्योंकि रैंडम एनेबल होगा और हमारी साउंड थोड़ी अलग साउंड करने लग जाएगी। मतलब आप एक पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो, आपने एक रेंज सिलेक्ट कर लिया, इस रेंज के अंदर उसको जहां खेलना है वो इस रेंज के अंदर खेलेगा। तो हम इसे सुन के देखते हैं एक बारी। जैसे मैं एक बार अब सी नोट प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हो हर बार वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ, जैसे हमने अभी कार्तिक ने बताया 40% पे रखा हुआ है। बट अगर मैं रैंडम इंक्रीज करता हूँ और देखो हर बार मैं सी नोट हिट करूंगा, हर बार एक हर बारी वो 3-4 पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स के अंदर खेल रहा है। हाँ, और जितना आप उस रेंज को बढ़ाते जाओगे वो रेंज और बढ़ जाएगी और प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होने लग जाएगा उसका। तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है जो बाकी की दो नॉब्स बच गई, पैन और लेवल, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे अभी हमने सब, या फिर लास्ट वीडियो में हमने पैन और लेवल जो हमारे ऑसिलेटर है वो पढ़ा। तो अब हमें चारों के 4 ऑसिलेटर पता चल गए, ऑसिलेटर ए, बी, सब एंड नॉइस। तो अब आप जाओ इनके स्टॉक्स के साथ या फिर अपने खुद के साउंड्स बना के देखो और खेलो इसके साथ। तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ आएंगे, तभी आप इसका फेमिलियर हो पाओगे। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।